चलिए आज अपने शुरू करते हैं विद चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन, ठीक है ना। अब चैप्टर नंबर 3 में देखिए, चैप्टर नंबर 3 में ये टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या है? प्लानिंग। ये अपने क्लास में समझे थे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी अपने किए थे। डीलिंग विद अनसर्टेनिटी भी अपने अच्छी से समझे थे। इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ये मैंने कह दिया था कि चैप्टर नंबर 7 जब आप लोग समझ लेंगे तो ये टॉपिक समझ में आएगा। फिर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग समझे थे, उसका डायमेंशन समझे थे। स्ट्रेटेजिक इंटेंट उसका इंट्रोडक्शन समझे थे, उसका एलिमेंट्स पढ़े थे। और एलिमेंट्स क्या था? विजन था, मिशन था, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव था, बिजनेस मॉडल था और बिजनेस डेफिनेशन था। फिर विजन पूरा का पूरा किए थे और विजन में कुछ चैप्टर 7 का टॉपिक भी था जो कि क्या था भैया? एंटरप्रेन्योर, इंटरप्रेन्योर। और अपना क्या टॉपिक था? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। ये टॉपिक भी मैंने विजन में समझा दिया था जो कि चैप्टर 7 का टॉपिक था। फिर मिशन भी पूरा का पूरा किए थे, लेकिन मिशन में एक क्वेश्चन पेंडिंग था जो कि मैंने कहा था मैं विद चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगा, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन। फिर अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स किए और अपने एसएम मॉडल पढ़े और अपने स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किए थे। यही अपने चैप्टर नंबर 3 में समझे थे, ठीक है। तो चलिए अपने इसका रिवीजन शुरू करते हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल आप लोग के कॉपी में बना हुआ होगा, इस एग्जाम्पल को भैया समझाइए। तो अपने कंसीडर किए थे वर्ल्ड को एक मार्केट। सबसे पहले सेगमेंटेशन किए थे, कंसीडर करो वर्ल्ड को एक मार्केट और उसको तोड़ो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल। डेमोग्राफिक बेसिस में मार्केट को तोड़ने का एग्जांपल दीजिए भैया, ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, फिर एडल्ट, चाइल्ड। तो राम ने देखा कि राम ने डिसाइड किया कि मैं बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में बिजनेस करूंगा। तो बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स कितने हैं? बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स कितने हैं? चार कौन से बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे? नैपीज, टॉयज, क्लोथ, बेबी केयर प्रोडक्ट्स। हाँ, तो ये आपका ऑप्टिमल सेट ऑफ बिजनेस था। तो राम ने डिसाइड किया कि इन चार बिजनेस में से मैं दो बिजनेस करूंगा। एक मैं टॉय का बिजनेस करूंगा और मैं क्लोथ का बिजनेस करूंगा। तो राम दो काम कर रहा है। एक काम कर रहा है वो डिटरमाइन कर रहा है व्हाट बिजनेस द कंपनी शुड बी इन, और दूसरा काम वो क्या कर रहा है? राम के पास जो 10 करोड़ रुपए थे उसने 6 करोड़ रुपए टॉय बिजनेस में एलोकेट किए और 4 करोड़ रुपए क्लोथ बिजनेस में एलोकेट किए। तो वो डिटरमाइन कर रहा है व्हाट बिजनेस द कंपनी शुड बी इन एंड एलोकेट करता है रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट बिजनेस। ये राम का दो काम था, ठीक है। अब टॉय बिजनेस आपका 5 सिटीज में फैला हुआ था, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर। वैसे ही क्लोथ बिजनेस भी आपका 5 सिटीज में फैला हुआ था, ठीक है। हाँ भैया, अब कोलकाता डिवीजन के लिए कोलकाता डिवीजन में सेपरेटली एक एचआर डिपार्टमेंट बैठाना पड़ेगा। कोलकाता डिवीजन में सेपरेटली आपको एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बैठाना पड़ेगा और कोलकाता डिवीजन में सेपरेटली आपको एक फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट बैठाना पड़ेगा। तो जैसे कोलकाता डिवीजन में बैठा है वैसे ही आपको दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर बैठाना पड़ेगा। और सिमिलरली यहां पर भी क्लोथ बिजनेस में भी आपको कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और बेंगलोर में सेपरेटली एचआर डिपार्टमेंट, सेपरेटली मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेपरेटली फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट बैठाना पड़ेगा। इसके बाद अपने बोले थे कि क्योंकि राम के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो टॉय डिवीजन का कोलकाता के एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस को वो अकेला मैनेज करे, क्योंकि राम के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो टॉय डिवीजन का दिल्ली के एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस को मैनेज करे, क्योंकि राम के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो टॉय डिवीजन का चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर के एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस को मैनेज करे। इसीलिए राम ने क्या किया? टॉय कंपनी के लिए शाम को अपॉइंट कर लिया, मतलब टॉय बिजनेस को मैनेज करने के लिए शाम को अपॉइंट किया और क्लोथ बिजनेस को मैनेज करने के लिए हरी को अपॉइंट किया। अब शाम के लिए भी यह पॉसिबल नहीं था कि वो सारा का सारा काम खुद देखे, इसलिए उसने मिस्टर ए, बी, सी, डी, ई को अपॉइंट किया और हरी ने मिस्टर एफ, जी, एच, आई, जे को अपॉइंट किया। अब मिस्टर ए के लिए भी यह पॉसिबल नहीं है कि एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंट सब कुछ वो अकेले देखे, इसलिए कुछ फंक्शनल मैनेजर्स को अपॉइंट किया गया। और ये फंक्शनल मैनेजर्स कौन थे भैया? ये थे एचआर डिपार्टमेंट के हेड, ये मार्केटिंग वाले थे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड, और ये थे आपके फाइनेंस एंड अकाउंट हेड, ठीक है। यही अपने समझे थे और इसमें देखे थे तो अपने ये जो समझे थे इससे क्या देखे कि ये फंक्शनल मैनेजर्स रिपोर्ट करते हैं इन डिविजनल मैनेजर्स को और डिविजनल मैनेजर्स रिपोर्ट करते हैं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स को। तो अपने देखे थे कि कौन किसे रिपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपने देखे थे कि राम आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं, श्याम, हरी, मिस्टर ए टू मिस्टर जे ये आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं और फंक्शनल मैनेजर जितने भी है ये आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। हाँ। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर। तो टॉप लेवल में जो मैनेजर्स आते हैं उन्हें कहा जाता है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स आते हैं
उन्हें कहा जाता है बिजनेस लेवल मैनेजर्स, और लोअर लेवल में जो मैनेजमेंट आते हैं उन्हें कहा जाता है फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। तो इस एग्जांपल में टॉप लेवल में कौन है, जो कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स राम है। उसके बाद बिजनेस लेवल मैनेजर्स कौन है, श्याम है, हरि है, मिस्टर ए टू मिस्टर जे है, और बाकी सारे फंक्शनल मैनेजर्स हैं। तो टॉप लेवल का डेजिग्नेशन क्या है भैया, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद बिजनेस लेवल मैनेजर्स का डेजिग्नेशन क्या है, जनरल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर्स, और फंक्शनल मैनेजर्स का, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का डेजिग्नेशन क्या है भैया, फंक्शनल मैनेजर। तो आपने देखे थे कि कौन किसे रिपोर्ट करता है, और अपने डेजिग्नेशन देखे थे। डेजिग्नेशन के बाद अपने स्ट्रैटेजीज देखे थे। स्ट्रैटेजीज देखे थे कि नहीं देखे थे, कि अगर राम सोच रहा है कि अभी मैं टॉय बिजनेस में हूं, और अगर मैं अभी क्लोथ बिजनेस में हूं, और अब मैं नैपकिन बिजनेस में भी घुसूंगा, तो वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा है। अगर वो क्लोथ के पर्टिकुलर डिवीजन जैसे कि दिल्ली और बैंगलोर और मुंबई को अगर वो सोच रहा है मैं बंद कर दूं, तो वो रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर वो टॉय बिजनेस के पांचों डिवीजन को चला रहा है, और क्लोथ बिजनेस के भी पांचों डिवीजन को चला रहा है, वो आगे बढ़ने का नहीं सोच रहा है, तो वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है। यही अपने समझे थे, ठीक है। तो इससे अपने एक कंसेप्ट समझ में आया था। अच्छा हाँ, एक और चीज अपने बोले थे कि जैसे टाटा मोटर्स एक सेपरेट कंपनी, एक सेपरेट बिजनेस है, वैसे टाटा का टीसीएस भी एक सेपरेट कंपनी और सेपरेट बिजनेस है। तो यहां पर भी ये जो टॉय बिजनेस है, इसके लिए अपने इसको एबीसी नाम दिए थे, और क्लोथ बिजनेस को अपने XYZ नाम दिए थे। तो यहां पर अपने देखे थे देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो टॉप लेवल में जो रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। फिर बिजनेस लेवल मतलब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो रहते हैं उन्हें कहा जाता है बिजनेस लेवल मैनेजर्स, और लोअर लेवल में जो रहते हैं उन्हें कहा जाता है फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। तो कॉर्पोरेट लेवल का काम क्या है, कॉर्पोरेट लेवल डिफाइन करते हैं मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये डिटरमाइन करते हैं व्हाट बिजनेस द कंपनी शुड बी इन, और एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट बिजनेस। फिर ये ओवरसी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, और ये प्रोवाइड करते हैं लीडरशिप टू ऑर्गेनाइजेशन। ये अपना था रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। और अपने ये वाला बात भी बोले थे कि चाहे क्वेश्चन आए रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, या फिर क्वेश्चन आए टास्क परफॉर्म बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजर, आंसर यही 5 पॉइंट्स है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 एंड पॉइंट नंबर 5। इसके बाद अपने देखें कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का डेजिग्नेशन क्या होता है भैया, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये भैया कंसिस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव। These individuals occupy the apex of decision making within the organization। ये अपने देखें। फिर बिजनेस लेवल में कौन हो गए भैया, बिजनेस लेवल ट्रांसलेट करते हैं जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शंस एंड इंटेंट दैट कम फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल इनटू कंक्रीट स्ट्रेटेजीज। और ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भैया, ये लोग का डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर इंडिविजुअल बिजनेस एरिया, टॉय बिजनेस, क्लोथ बिजनेस। ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ होल कंपनी मतलब टॉय कंपनी, फिर क्लोथ कंपनी हो गया, और डिवीजन मतलब यहां पर होल कंपनी में अपने देखे थे श्याम और हरि, और डिवीजन में अपने देखे थे मिस्टर ए टू मिस्टर जे, और फिर फंक्शनल लेवल मैनेजर में देखे थे दैट दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस और ऑपरेशंस सच एज ह्यूमन रिसोर्स परचेजिंग एंड सो ऑन, एंड फंक्शनल मैनेजर्स पियर रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली कन्फाइंड टू वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। तो ये अपने देखे थे स्ट्रेटेजिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। स्ट्रेटेजिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बाद आगे इसमें अपने क्या समझे थे कि ऑप्टिमल सेट ऑफ बिजनेस में से जो ये डिसाइड होता है कि व्हाट बिजनेस द कंपनी शुड बी इन। तो यहां पर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ठीक है। तो समझो बात को, हम बोल रहे हैं ऑप्टिमल सेट ऑफ बिजनेस से 4, इन 4 बिजनेस में से जब आप डिटरमाइन करते हैं व्हाट बिजनेस द कंपनी शुड बी इन, तो यहां पर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स कौन है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स था आपका राम। ये क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले रहे हैं। अच्छा, इसके बाद राम का दूसरा काम क्या था कि वो एलोकेट करता है रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट बिजनेस। तो जब राम ये काम करता है तब वो क्या बोला जाता है कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहा है। बट हमें यह बात भी पता है दैट नो रिसोर्सेज आर इनहेरेंटली वैल्यूएबल, दैट इज in order to create value for customers you need to utilize those resources efficiently and effectively। हाँ, तो किस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करूं जिससे कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट हो, तो उसके रेस्पेक्ट में प्लान बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो बिजनेस लेवल मैनेजर जब प्लान बनाते हैं तो वो हो जाता है टैक्टिकल प्लान, और फंक्शनल लेवल मैनेजर जब प्लान बनाते हैं तो वो हो जाता है ऑपरेशनल प्लान। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लान। 3 टाइप्स ऑफ प्लान क्या है, स्ट्रेटेजिक प्लान, टैक्टिकल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, जिसमें से ये बताया हुआ है कि टैक्टिकल और ऑपरेशनल को इंस्टीट्यूट के मैट में एक ही बताया गया है एज ऑपरेशनल प्लान।
और सिमिलरली डिसीजन भी तीन तरीके के होते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, टैक्टिकल डिसीजंस, ऑपरेशनल डिसीजंस, और यहां पर भी इंस्टीट्यूट के मैट में इसको एक ही जोड़कर बताया हुआ है एज ऑपरेशनल डिसीजंस। समझ में आ गया? हाँ भैया। अच्छा, तो आपने देखे थे प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन नीड, व्हाट नीड्स टू बी डन इन फ्यूचर। फिर स्ट्रेटेजिक प्लान्स वो प्लान्स है दैट आर मेड बाय सीनियर मैनेजमेंट, ऑपरेशनल प्लान्स आर मेड बाय मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक प्लान्स देखिए आपका इन्वॉल्व करता है एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और ऑपरेशनल प्लान्स रहता है ये स्पेसिफाई करता है हाउ द रिसोर्सेज आर टू बी यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये हम बताए थे। फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होता है? स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर मेड बाय कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, दैट इज राम। So it is the process of determining the objectives of the firm, resources required to attain these objectives, formulation of policies to govern the acquisition and use and disposition of resources. Strategic planning determines where an organization is going over the next year or more and the ways for going there. ये अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के रेस्पेक्ट में पढ़े थे। और अपने डीलिंग विद अनसर्टेनिटी में अपने दो चीज को रिलेट किए थे, एक था स्वॉट और एक था बीसीजी, जिसमें स्वॉट को अपने बोले थे कि ये लॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस है, ये लॉजिकल फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस है। तो उसी के रेस्पेक्ट में अपने ये पैरा पढ़े थे दैट अ टिपिकल एक्सटर्नल एनालिसिस विल इमर्ज विद डजन्स ऑफ अनसर्टेनिटीज टू बी मैनेजेबल, दे नीड टू बी ग्रुप इनटू लॉजिकल क्लस्टर्स और थीम्स। और अपने ये बात जानते हैं कि स्वॉट एनालिसिस में अपने स्ट्रेंथ को लिस्ट करते हैं, अपने उसे ग्रुप करते हैं, अपने वीकनेस को लिस्ट करते हैं तो उसे भी ग्रुप करते हैं, अपने अपॉर्चुनिटीज को भी लिस्ट करते हैं तो उसे भी ग्रुप करना होता है, और अपने थ्रेट्स को भी लिस्ट करते हैं। तो वहीं से रिलेट करके समझ में आया था टू बी मैनेजेबल दे नीड टू बी ग्रुप्ड इनटू लॉजिकल क्लस्टर्स ऑफ थीम। इट इज देन यूजफुल टू असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच क्लस्टर्स इन ऑर्डर टू सेट प्रायोरिटीज विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड एनालिसिस। फिर अपने बीसीजी मैट्रिक्स से रिलेट करके समझे थे कि केवल इंफॉर्मेशन गैदरिंग और एनालिसिस करने से भी कुछ नहीं होता, आपको सिनेरियो एनालिसिस करना पड़ता है। तो ये अपने डीलिंग विद अनसर्टेनिटी में समझे थे। डीलिंग विद अनसर्टेनिटी के बाद अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मेकिंग देखे थे, और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में अपने देखे थे दैट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ये जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को डिफाइन किसने किया है? ग्ल्यूक एंड जॉर्ज ने। ये पॉइंट नंबर 1। अच्छा, यहां पर आप डिफाइन कीजिए बिजनेस को, तो डिफाइन आप करेंगे बिजनेस मतलब हो गया प्रोडक्ट्स टू बी हैंडल, मार्केट टू बी सर्व। और क्योंकि वर्ड स्ट्रेटेजिक है देयरफॉर मेजर पॉलिसीज, देखिए मेजर पॉलिसीज नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर क्या होगा? फंक्शंस टू बी परफॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। ये हम बोले थे कि ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अपना 5 पॉइंट क्या हुआ? अपना 5 पॉइंट क्या है भैया कि आप डिफाइन कीजिए अपना बिजनेस को, तो आप बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं, आप कौन से मार्केट को सर्व करोगे। क्योंकि वर्ड स्ट्रेटेजिक है देयरफॉर यहां पर पॉलिसीज का बात भी आएगा, तो मेजर पॉलिसीज नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अपने देखे थे फंक्शंस टू बी परफॉर्म, तो 5 पॉइंट यहां से हो गया। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को डिफाइन किसने किया है? जॉर्ज एंड ग्लूक ने। तो इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, तो ये अपना स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हो गया। ठीक है, इस स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के बाद अपने मेजर डायमेंशंस पढ़े थे। तो मेजर डायमेंशंस अपना क्या था? मेजर डायमेंशंस में था भैया, देखिए मेजर डायमेंशंस में था अपना लॉन्ग टर्म टॉप फ्यूचर मल्टी, लॉन्ग टर्म टॉप फ्यूचर मल्टी, लॉन्ग टर्म टॉप फ्यूचर मल्टी, लॉन्ग टर्म टॉप फ्यूचर मल्टी। तो लॉन्ग टर्म से देखिए भैया याद आता है कि strategic decisions are likely to have a significant impact on the long term prosperity of the firm. long term top future multi, top मतलब हो गया require top management involvement, top के बाद future मतलब हो गया these are future oriented, multi मतलब हो गया strategic decisions usually have multifunctional और multi business consequences। ये अपने देखे थे। long term top future multi के बाद क्या था भैया? long term top future multi के बाद था commit factors, commit factors। तो long term top future multi commit factors, long term top future multi commit factors। तो कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इन्वॉल्व करता है, और ये नेसेसिटेट करता है कंसीडरेशन ऑफ फैक्टर्स इन द फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन समझे थे। अच्छा, इसके बाद अपने आ गए थे, अच्छा स्ट्रेटेजिक इंटेंट समझाने से पहले हमको तुमको पहले विजन, मिशन, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का रिवीजन करवाना है। नहीं तो रुको पहले यहां पर देख लेते कुछ बचा है क्या। और अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर लिए, प्लानिंग देख लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देख लिए थे, डीलिंग विद अनसर्टेनिटी कर लिए थे, और अपने इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज पढ़े थे, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज समझे थे अच्छा से, और इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज किए थे। हाँ इतना पढ़े थे। हाँ भैया, अच्छा इसके बाद आइए भैया विजन में अपने क्या पढ़े थे। तो विजन में देखिए,
विजन है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, तो व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक ऑफ व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, तो कम अप सबसे पहला मिशन स्टेटमेंट बनाइए, क्योंकि मिशन के बेसिस पर ही आपका विजन स्टेटमेंट तैयार होता है। तो कम अप विद द मिशन स्टेटमेंट, कम अप विद द मिशन स्टेटमेंट जो कि क्या डिफाइन करेगा, मैं कौन हूं, हु वी आर, मैं अभी कहां हूं, वेयर आर वी नाउ, एंड व्हाट बिजनेस द कंपनी इज प्रेजेंटली इन। तो मिशन मतलब क्या होता है, आप अभी क्या कर रहे हो, तो वही बात हो गया कम अप विद द मिशन स्टेटमेंट जो कि क्या डिफाइन कर रहा है, मैं कौन हूं, मैं अभी कहां हूं, एंड व्हाट बिजनेस द कंपनी इज प्रेजेंटली इन, एंड यूज दिस मिशन स्टेटमेंट फॉर द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग विजन। और विजन क्या बताता है, आप कहां पहुंचना चाहते हो, तो वेयर वी आर गोइंग। लेकिन आप चाहते हैं कि लोग आपके सपने को अपना सपना समझे, तो कम्युनिकेट करो इस स्ट्रेटेजिक विजन को, दैट वुड अराउज ऑर्गेनाइजेशन वाइड कमिटमेंट। अब इस कम्युनिकेट से दो कंसेप्ट निकलता है, एक निकलता है विजन शेयर्ड और शेयर्ड विजन। तो उसे समझाने के लिए अपने क्या समझे थे, ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में अपने एमएस धोनी जी का एग्जांपल लिखे थे कि उनका मैग्नेटिक चार्म, उनका करिश्मा कंट्रीब्यूट करता है फॉर द पर्पस ऑफ मोटिवेटिंग इट्स टीम मेंबर्स। तो उनका करिश्मा के बाद उनका इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन, जब वो दो डेब्यूटेंट्स के पास जाते हैं, उसके बाद करिश्मा हो गया, इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन हो गया, फिर एंथुसियाज्म एक्साइटमेंट टू इंस्पायर पीपल, जो कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, एंड एज अ रिजल्ट दे ऑफर टू डू मोर देन दे वर ओरिजिनली एक्सपेक्टेड टू डू सो। तो इससे क्या होता है, इंप्लॉइज के अंदर पर्सनल सेटिस्फैक्शन बढ़ता है और इंप्लॉइज पर्सनली सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्रमोट करता है इनोवेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने समझे थे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में। और अपने ये भी जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल में भी अप्रोप्रिएट इन टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। फिर ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल में अपने जानते हैं कि ये बेस्ड है और मैकग्रेगर का थ्योरी एक्स, जो कि बोलता है लोग आलसी होते हैं, लोग सिर्फ ना काम करने का बहाना ढूंढते हैं। तो उनका पहला बहाना क्या है कि सर हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। तो उनके लिए आप सिस्टम डिजाइन करो, उनके लिए सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप डिजाइन कीजिए सिस्टम्स को और सेट कीजिए क्लियर गोल्स। आप डिजाइन किए सिस्टम्स को और उन्हें बताया कि आपका गोल क्या है। तो अब उन्हें गोल पता चल गया, तो अगला बहाना क्या है कि सर अगर मैं इस गोल को अचीव कर लूं तो क्या मुझे आप रिवॉर्ड देंगे। तो आपने कहा अगर आप अचीव कर लोगे तो रिवॉर्ड दूंगा, लेकिन अगर आप नहीं अचीव करोगे तो मैं आपको पेनल्टी भी करूंगा। तो आप कंट्रोल कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशंस को, एक्टिविटीज को, विद एक्सप्लिसिट रिवार्ड एंड पनिशमेंट फॉर अचीवमेंट एंड नॉन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। देयरफॉर ये आपका फॉर्मलाइज अप्रोच टू मोटिवेशन है। और जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल आपका अप्रोप्रिएट था टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में, जैसे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल आपका अप्रोप्रिएट था टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में, वैसे ही आपका अप्रोप्रिएट है स्टैटिक एनवायरनमेंट में। यही अपने समझे थे, ठीक है भैया। इसके बाद हमने समझे थे कि विजन क्या इंप्लाई करता है। तो वेयर व्हाट ब्लूप्रिंट टुकड़ा, तो वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर। वेयर व्हाट ब्लूप्रिंट, इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनी फ्यूचर पोजीशन। एंड टुकड़ा मतलब हो गया दैट एवरी सबसिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन। तो ये अपने विजन के रिस्पेक्ट में 4 क्वेश्चन खत्म हुआ। 4 क्वेश्चन कैसे हो गया भैया, विजन क्या इंप्लाई करता है ये आपने देख लिए, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन पढ़ लिए, और अपने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल कर लिए, और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल पढ़ लिए। इसके बाद अपने देखे थे भैया, इसके बाद अपने देखे कि एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन क्या है। इसे अपने किए थे 4 सेट में। पहला सेट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिव एंथु इल्लू। एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिव एंथु इल्लू, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है भैया, क्रिएटिव के सामने लिखिए थिंक क्रिएटिवली, एंथु के सामने लिखिए एंथुसियाज्म अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इल्लू के सामने लिखिए इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन। ये आपका सेट 2 खत्म हो गया। सेट 3 के सामने क्या लिखना है भैया, क्रिएटिव के सामने लिखिए एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज, एंथु के सामने अ वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन, और इल्लू के सामने लिखिए भैया द बेस्ट वर्डेड विजन स्टेटमेंट। तो ये आपका 3 सेट हो गया। अब चौथा सेट में आप पूरा का पूरा जोड़ दीजिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, दैट फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। क्रिएटिव के सामने द एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज इज टू think creatively as to how to prepare the company for the future. एंथु के सामने a well articulated strategic vision creates करता है enthusiasm among the members of the organization, और इल्लू के सामने लिखिए that the best worded vision statement clearly illuminates the direction in which the company is headed, और illuminates का मतलब होता है throw some light, ठीक है। तो यहां पर अपने एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन भी समझ लिए थे। एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन के बाद अपने देखिए एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में। तो एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में कोई फर्क नहीं होता है। इंट्राप्रेन्योर जो रहता है बस वो कंपनी का एम्प्लॉय रहता है। और इसमें अपने इंट्राप्रेन्योर के रेस्पेक्ट में अपने जो एग्जांपल लिए थे, अपने पॉल बुचहिट और टॉनी फेडल का एग्जांपल लिए थे। तो एंटरप्रेन्योर के रेस्पेक्ट में आप बताइए कि एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं। तो अपने 3 सेट में किए थे। एंटरप्रेन्योर का डिसीजन, रिस्क और आउटकम,
13,500 करोड़ का आईयूसी चार्जेस जियो अपने जेब से दे रहा था, तो उससे लॉस हो रहा था। तो एंटरप्रेन्योर टेक डिसीजन टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विस अ प्रॉफिटेबल वन। लेकिन कोई भी डिसीजन में रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो एंटरप्रेन्योर ही वो पर्सन है जो कि फेस करता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और रिस्क के बाद उसका आउटकम क्या रहता है? इट इज द एंटरप्रेन्योर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द कंपनी। इसके बाद सर मुकेश अंबानी जी ने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि जो यहां पर पूरा का पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री है, ये डेटा का है, जो डेटा सही रेट में दे गया वो यहां पर छा जाएगा। तो उसने रिकॉग्नाइज केवल नहीं किया, बल्कि उन्होंने यूटिलाइज भी किया अपॉर्चुनिटी को। अब यूटिलाइज कैसे किया? उन्होंने क्या किया? रिसोर्सेज को अरेंज किया और कोऑर्डिनेट किया, रिसोर्सेज को सच एज मैन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड कैपिटल। इसके बाद मार्क जुकरबर्ग का एग्जांपल ये थे कि उनका एक प्रोडक्ट है व्हाट्सएप, उसमें डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी ऐड करने से, तो यहां पर क्या हो रहा है? दैट दे आर एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट और सर्विस। और उसके बाद में दो लिखे थे, दैट एस्टैब्लिशेस अ स्टार्टअप कंपनी और इनिशिएट्स एंड इनोवेट्स अ न्यू कांसेप्ट। ये अपने एंटरप्रेन्योर के रिस्पेक्ट में देखें। तो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं भैया? Entrepreneur is nothing but an entrepreneur who operates within the boundaries of an organization. He is an employee of the large organization who takes risk, promote करता है innovation to improve the performance and profitability of the organization. Look for such opportunities that can benefit the whole organization. Believe in change and do not fear failure. Discover करता है new ideas, recognition and reward for the success achieved by them. It is now become a trend that large corporations appoint entrepreneur. Entrepreneur के example अपने क्या पढ़े थे? पॉल बुचिट और टॉनी फेडल। अपॉइंट एंटरप्रेन्योर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यह अपने पूरा का पूरा विजन के रिस्पेक्ट में 7 क्वेश्चन खत्म हो गया था। अपने एसेंशियल्स पढ़ लिए, अपने एंटरप्रेन्योर पढ़ लिए, अपने एंटरप्रेन्योर पढ़ लिए, फिर अपने ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल पढ़ लिए, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल पढ़ लिए, एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन पढ़ लिए, और अपने विजन क्या इंप्लाई होता है ये भी पढ़ लिए। विजन के बाद अपने समझे थे मिशन। अब आइए भैया मिशन। तो मिशन के रेस्पेक्ट में अपने जानते हैं कि मिशन क्या होता है? हु, वेयर, व्हाट, मैं कौन हूं, मैं अभी कहां हूं, एंड व्हाट बिजनेस द कंपनी इज प्रेजेंटली इन, ये था। और यहां पर 4 वर्ड्स थे। 4 वर्ड्स क्या है भैया? प्रेजेंट कैपेबिलिटीज। देखिए प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस, एक्टिविटीज एंड बिजनेस मेकअप, और एक पॉइंट पीछे से आया था, दैट रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म। ये आपका मिशन के रेस्पेक्ट में था। हाँ, तो 3 पॉइंट टोटल क्या था? हु, वेयर, व्हाट, who we are, where we are now, and what business the company is presently in, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रीजंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, ये पीछे से आया था। और यहां पर 4 वर्ड्स है, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस, एक्टिविटीज और बिजनेस मेकअप। ये आपका मिशन के रेस्पेक्ट में समझे। अब मिशन में एक पॉइंट कहता है हु वी आर, हु, वेयर एंड व्हाट। हु वी आर, मैं कौन हूं, मैं अभी कहां हूं, एंड व्हाट बिजनेस द कंपनी इज प्रेजेंटली इन। तो उसका आंसर पीटर ड्रकर जी ने क्या है, जो कि क्या बोलता है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी मी एंड नॉट पीजी। मतलब इसका मार्केटिंग और एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ना कि प्रोडक्शन और जेनरिक एक्टिविटीज। ठीक है, इसका मतलब कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। अच्छा, अब मिशन और पर्पस को अंडरस्टैंड करने के लिए अपने देखे थे, बट बोथ मिशन एंड पर्पस गो हैंड इन हैंड। Both mission and purpose go hand in hand. In business policy terms, both these terms are either used jointly or singly. In business policy terms, both these terms are either used jointly or singly. फिर मिशन के रेस्पेक्ट में अपने एक वर्ड जानते हैं रोल, और पर्पस के रेस्पेक्ट में अपने को वर्ड याद रखना है स्ट्राइव। तो मिशन के रेस्पेक्ट में रोल बोलने से क्या याद आता है? रोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लेज इन द सोसाइटी। और पर्पस के रेस्पेक्ट में एनीथिंग विच एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। तो अंडरस्टैंडिंग मिशन एंड पर्पस भी पढ़ लिया अपने। इसके बाद व्हाट आर द गाइडलाइंस, टिप्स एंड सजेशंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन स्टेटमेंट में आपने देखे थे कि इट शुड बी प्रीसाइज, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी फीजिबल, इट शुड बी डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग। तो आपने देखे थे व्हाट आर द गाइडलाइंस, टिप्स या फिर सजेशंस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन स्टेटमेंट में। तो अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रीसाइज, प्रीसाइज के बाद क्लियर के बाद फीजिबल, प्रीसाइज, क्लियर, फीजिबल, डिस्टिंक्टिव एंड मोटिवेटिंग। डिस्टिंक्टिव से याद आता है कि इट शुड बी यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिक से याद आता है ओन एंड पाथ। तो ओन स्पेशल आइडेंटिटी देना ऑर्गेनाइजेशन को, एंड शुड शो पाथ फॉर डेवलपमेंट। और अ कंपनीज बिजनेस इज डिफाइंड बाय व्हाट नीड इट इज ट्राइंग टू सेटिस्फाई। तो ये अपने मिशन के रेस्पेक्ट में देखे थे। और ये जो क्वेश्चन था ये अपने बोले थे विद चैप्टर नंबर 7 समझेंगे। हाँ, तो ये अपना विजन भी पूरा का पूरा समझना हो गया, और अपने मिशन के रेस्पेक्ट में पूरा का पूरा बात खत्म हो गया। इसके बाद अपने आते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट में अपने देखो क्या क्या था कि विजन इंप्लाइज ब्लूप्रिंट, वेयर, व्हाट, मतलब वेयर, व्हाट, ब्लूप्रिंट, टुकड़ा। तो विजन के रेस्पेक्ट में अपना ऑलरेडी बताना हो चुका है कि वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर, इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, एंड एवरी सब सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन।
फिर मिशन के एस्पेक्ट में भी अपने जानते हैं रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, ये प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, कस्टमर फोकस, प्रेजेंट कैपेबिलिटीज बताता है, कस्टमर फोकस बताता है, एक्टिविटीज बताता है और बिजनेस मेकअप बताता है। इट डिलिनिएट द फर्म बिजनेस, इट्स गोल्स एंड वेज टू अचीव दिस गोल्स। तो यहां अपना मिशन हो गया। मिशन के बाद अपने बिजनेस मॉडल किए थे। तो बिजनेस मॉडल में अपने क्या बोले थे? बिजनेस मॉडल बोले थे कि क्या मैकडी और बर्गर किंग राइवल फर्म्स है? हाँ। आर दे ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री? हाँ, बट दे आर रिलाइंग ऑन डिफरेंट बिजनेस मॉडल। ये अपना पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अपने क्या बोले थे कि बिजनेस मॉडल बनाया किससे जाता है ताकि आप अपने बिजनेस को इफेक्टिवली ऑपरेट कर सके। तो तीन चीज ऐसा होता है जिससे बताया जा सकता है कि आप अपने बिजनेस को ठीक तरीके से चला रहे हो या नहीं चला रहे हो। अगर आपके पास आय ठीक से आ रही है तो यू आर असर्टेनिंग द सोर्सेज ऑफ इनकम। इसके बाद आपके ग्राहक अगर आपसे खुश है तो डिजायर्ड कस्टमर बेस, और उसके बाद आपका हिसाब किताब मतलब हो गया आपका फाइनेंशियल डिटेल। तो ये अपने बिजनेस मॉडल भी देख लिए थे। बिजनेस मॉडल के बाद अपने देखे थे बिजनेस डेफिनेशन। तो बिजनेस डेफिनेशन अपने एसटीपी मॉडल से निकाले थे। देयर आर वेरियस स्ट्रेटेजिक बिजनेस चॉइसेस and it seeks to explain the business undertaken by the firm with respect to customer का needs, target markets and alternative technologies। तो ये अपना बिजनेस डेफिनेशन भी खत्म हो गया। बिजनेस डेफिनेशन के बाद अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, दीज आर बेस फॉर मेजरमेंट। और गोल्स और ऑब्जेक्टिव में फर्क क्या होता है? जब आप गोल्स को एक टाइम बेस्ड, आप गोल्स को जब टाइम बेस्ड कर देते हो तो ये आपका बन जाता है ऑब्जेक्टिव। मैं शीशा करूंगा, मैं दिशा करूंगा, ये मेरा गोल है। लेकिन मैं 6 महीना में शीशा करूंगा या मैं 6 महीना में दिशा करूंगा, ये हो जाता है मेरा ऑब्जेक्टिव। तो ये आपके एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट भी खत्म हो गए। और अपने बोले थे कि ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट खत्म। तो अभी तक देखिए अपने प्लानिंग पढ़ लिया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पढ़ लिया, डीलिंग विद अनसर्टेनिटी कर लिया, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हो गया, फिर अपना स्ट्रेटेजिक इंटेंट पढ़ना हो गया। स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बाद एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट पढ़ लिए, विजन पूरा का पूरा समझ लिए, रिवाइज कर लिए, मिशन पूरा का पूरा पढ़ना हो गया। अब अपना बचा हुआ क्या है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपने बोली जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव्स अपने ईआईएस में करवाएंगे विद बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन जो चैप्टर है उसके साथ। अब आइए भैया एसएम मॉडल। अच्छा, एसएम मॉडल का रेस्पेक्ट में हम जानते हैं भैया कि एसएम मॉडल में अपने जानते हैं कि सबसे पहले विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होता है। और आप डायरेक्टली स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट नहीं करते हैं, आप पहले एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद अपने स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट किया, फॉर्मुलेट करने के बाद उस स्ट्रेटेजीज को आप इंप्लीमेंट करेंगे और फिर उसे इवैल्यूएशन और कंट्रोल करेंगे। तो यही आपका एसएम मॉडल था जो कि फ्रेड आर डेविड ने दिया था। तो देयर आर 5 स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, देयर आर 5 स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जब लेकिन आप जब इन तीनों को जोड़ देते हो तो ये आपका पहला फेज बन जाता है, फिर इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। तो क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो 5 स्टेज है, लेकिन अगर फेजेस पूछे तो केवल और केवल 3 ही फेज है। इतना समझ में आया? हाँ भैया। और उसके बाद हमने देखे थे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है आपका डायनामिक है, कंटीन्यूअस है, बिकॉज एनवायरनमेंट इज हाईली डायनामिक। और उसके बाद देखे थे दैट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस नेवर रियली एंड्स, ये डज नॉट गारंटी अ श्योर शॉर्ट सक्सेस फार्मूला। ये सारे के सारे आपके एमसीक्यू के लिए रिलेवेंट थे। और अपने देखे थे स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एक ऑपरेशंस ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ये मोस्ट डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का। और ये वो फेज है जहां पर एनुअल ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। तो ये अपने एसएम प्रोसेस भी देख लिए। अच्छा, पहला फेज स्ट्रेटेजिक विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव तो अपना पढ़ना हो ही गया चैप्टर 3 में। फिर अपने इन्वायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस चैप्टर नंबर 2 में समझ लिए थे। फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी अपना 4, 5, 6 जब कर लेंगे तब समझ में आएगा। और इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज अपने चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 जब करेंगे तब समझ में आएगा। और स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल भी अपने चैप्टर नंबर 8 करने से ही समझ में आएगा। अब इसमें हम तुम लोग को एक और बात बता दिए थे कि इसमें 3 क्वेश्चंस है। जैसे स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है ये क्वेश्चन हम करेंगे विद चैप्टर नंबर 8, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 8 में ही जाके समझ में आएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम तुम लोग को बोले थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो था ये अपने पढ़ेंगे विद ईआईएस बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का एक टॉपिक है, उस वक्त अपने को समझ में आएगा ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और एक क्वेश्चन मिशन में अपना जो रह गया था कि व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, ये अपने करेंगे विद चैप्टर नंबर 7। तो यहीं पर आपका देख लीजिए सारे के सारे टॉपिक का रिवीजन हो गया। अपने प्लानिंग का रिवीजन कर लिए, अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पढ़ लिए, अपने डीलिंग विद अनसर्टेनिटी कर लिए, अपने इंपैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी नहीं किए बिकॉज वो चैप्टर 7 के साथ समझेंगे। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर लिए, मेजर डायमेंशंस कर लिए, स्ट्रेटेजिक इंटेंट कर लिए, विजन कर लिए, मिशन कर लिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कर लिए, एसएम मॉडल पूरा का पूरा कर लिए। तो यहां पर आपका चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन खत्म। ठीक है, चलिए बाय।